नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर सभी हिमाचल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध परंपराओं, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा के कारण विशेष पहचान रखते हैं। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के सभी परिवारों के उज्जवल भविष्य और विकास की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पर्यटन, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने लोगों से मिलकर राज्य को और आगे ले जाने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में हिमाचल और भी अधिक विकास करेगा और देश में अपनी अलग पहचान मजबूत करेगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कर्नाटक का दौरा है। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। श्री गुरु मंदिर का करेंगे उद्घाटन। श्रद्धालु को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कर्नाटक का दौरा है। वह सबसे बड़े मंड्या जिले के क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां वह बता दें कि मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बता दें कि क्षेत्र आस्था और परंपरा का बड़ा केंद्र है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद श्रद्धालु और लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान वे देश की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को मजबूत करने पर अपने विचार साझा करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऐतिहासिक क्रियान्वयन की सराहना की। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल है, जिससे विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। प्रतिभा पाटिल ने अपने संदेश में संवैधानिक संशोधन को महिला शक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के आधारपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर बंगाल संभाग के श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रमिकों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं, रोजगार से जुड़ी चुनौतियों और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर अपने विचार सामने रखे हैं। बैठक में गृह मंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि देश के किसी भी कोने में काम करने वाले श्रमिकों को समान अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण और समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो वहीं बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के तहत बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की और इसके साथ ही उनके साथ जीडीयू कोर्ट से विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पहले बता दें कि सत्ता समीकरण का उल्टा रूप माना जा रहा है। और शपथ से पहले सम्राट चौधरी पंचरूपी हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे और कार्यक्रम लोक भवन में होगा, जहां कई बड़े नेता जैसे जगत प्रकाश नड्डा और नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। पटना में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर मुंगेर और तारापुर से जुड़ा है और वह बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनका प्रशासनिक अनुभव मजबूत माना जाता है। वह लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किया और भगवान के चरणों में श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दर्शन करके उन्हें बहुत ही आनंद और शांति की अनुभूति हुई है। यह मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां देश और दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान सभी भारतीयों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और देश निरंतर आगे बढ़े। महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा देश आशा के साथ इनकी ओर देख रहा है और संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। उन्होंने देश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि आने वाला समय महिलाओं के लिए नए अवसर और प्रगति लेकर आएगा। भगवान के दर्शन करके मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है।
एक ऐसा हमारा मंदिर जो सदियों से लाखों भक्तों के भावनाओं से जुड़ा है। पूरे देश भर से, पूरे विश्व से यहाँ पे भक्तजन आते हैं और मैंने प्रभु के चरणों में यही कामना की है कि हम सब भारतीयों को हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखे, देश तरक्की करे, हर भारतवासी आगे बढ़े। और मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरी टीम की, हमारी टीटीडी टीम की, जिन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट यहाँ फॉलो किया हुआ है। यहाँ का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर चौधरी जी को मैं बधाई देती हूँ। आपकी लीडरशिप में यहाँ पे रोजाना हजारों भक्त आते हैं, कई बार 70,000 से 1 लाख भक्त भी एक दिन में आते हैं और आप लोग बिना किसी को छोटी सी भी दिक्कत हुए ये जो दर्शन यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं शानदार होती हैं, यहाँ का सैनिटेशन बिल्कुल अप टू मार्क रहता है। ये सारी चीजें यहाँ होना हम सबके लिए प्रेरणा है। हमारे सभी मंदिर समितियां इसको फॉलो कर रही हैं और हम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी आस्थाओं से हमेशा जुड़े रहें। और मुझे भी आज यही लग रहा है कि आधुनिकता में जितना भी आगे बढ़ जाएं, पर हमारी जड़ें हमारे धर्म के साथ जुड़ी हैं, प्रभु की आस्था के साथ जुड़ी हैं। यही कमांड कंट्रोल रूम कैसे और कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो यहाँ है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें एक एक क्षण की, एक एक कोने की यहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन फीड रहती है, जिसके कारण से यहाँ पे भक्तों को बहुत आराम से दर्शन हो पाते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में जरूर ये कहना चाहूंगी कि जब पूरा देश आशा भरी निगाहों से महिला रिजर्वेशन बिल की ओर देख रहा है, पार्लियामेंट शुरू हो रही है, तो भगवान ने जब अपने नाम में ही पहले महिलाओं को स्थान दिया, अपना लक्ष्मी नारायण और सीता राम राधे श्याम, जब भगवान के समक्ष हमें इतना सम्मान मिलता है, पूरे देश में उस सम्मान की आशा हम महिलाएं करते हैं। मैं देश की महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाला युग उनको आगे ले जाने वाला है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर माला अर्पण कर नमन किया और उनके योगदान को याद किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सभी ने बाबा साहेब के विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के साथ सैन महाराज की जयंती भी मनाई जा रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई दी और बताया कि सेवा प्रकल्प शुरू किया गया है, जिसके तहत चिकित्सकों के सहयोग से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आज जैन समाज के शिरोमणि संत सैन महाराज जी का भी जयंती दिवस है। मेरी अपनी ओर से दोनों जयंती पर पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। साथ ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की चिकित्सा प्रकोष्ठ की इकाई के दायित्व ग्रहण के साथ उनके सेवा प्रकल्प का भी शुभारंभ कराया। मैं डॉक्टर विशाल को बधाई देना चाहूँगा। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे सभी नेताओं के साथ, हमने अध्यक्ष जी के साथ आज प्रदेश भर के चिकित्सकों के साथ मिलकर के चिकित्सा प्रकोष्ठ के बलबूते पर सेवा करने का और सेवा के साथ साथ वैचारिक स्तर पर पार्टी का आधार चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए सारे भाई बहनों के साथ हम अपने सेवा के संकल्प को पूरा करने का निर्णय कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी, जिनके माध्यम से स्वास्थ्य की सेवाओं का लाभ प्रदेश भर की जनता को मिलता है। ऐसे में रूलिंग पार्टी के संगठन होने के कारण से सरकार और संगठन दोनों मिलकर के हमारे मूल उद्देश्य गरीब से गरीब आदमी के जीवन में हेल्थ संबंधी कोई कष्ट है तो उसमें हम मदद करें, इस भावना के आधार पर हमने अपनी सभी योजनाओं को बनाया। चाहे वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की सुविधा हो, या गरीब से गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में किसी कारण से मृत्यु हो जाए तो सब वाहन देखने वाली बात, सब वाहन के लिए भी अब संशोधन किया है कि जिला स्थान पे नहीं, अगर मेडिकल कॉलेज में संभाग स्थान का भी कोई व्यक्ति अगर उसका किसी कारण से देवयोग से इलाज करने के बावजूद भी अगर उसका शरीर छूट जाता है तो उसको घर तक पहुंचाने के लिए सरकार के माध्यम से ये सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ साथ हमारी बहुत सारी प्रकार की योजनाएं हैं, प्रत्येक योजना का लाभ नीचे तक पहुंचे, इसमें चिकित्सा प्रकोष्ठ अपनी भूमिका अदा करे और चिकित्सा की सभी पेशियां
जिससे हम इलाज की अपेक्षा करते हैं, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, हर प्रकार की चिकित्सकों के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार भी है, सेवा भी है और समाज में मान सम्मान भी है। मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है, सरकार सभी क्षेत्रों में मदद करेगी। मेडिकल कॉलेज भी देश में सबसे ज्यादा तेज गति से करके खोले जा रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश है। मैं उम्मीद करूंगा इन सबका लाभ हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से और माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से संगठन अपने काम को बढ़ाने में लगाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। लखनऊ में औद्योगिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लखवी जीरो एमिशन इलेक्ट्रॉनिक बस को हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर टाटा सन्स के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना रहा। इसके साथ ही गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और किसानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा और कृषि क्षेत्र में हो रहे विकास पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश से लगातार विकास और आधुनिक तकनीक की दिशा में आगे बढ़ रहा है और युवाओं को नए अवसर दिए जा रहे हैं। और लखनऊ में औद्योगिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रॉनिक बस को हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर टाटा सन्स के चेयरमैन और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर मौजूद रहे। और बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना रहा और इसके साथ ही गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और किसानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा और कृषि क्षेत्र में हो रहे विकास पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश लगातार विकास और आधुनिक तकनीक की दिशा में आगे बढ़ रहा है और युवाओं को नए अवसर दिए जा रहे हैं। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान नारी शक्ति वंदन सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और खेलों में उनकी बढ़ती भूमिका पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य लगातार कर रही है। बल्कि पोडियम फिनिशर देश के रूप में भी कई खेलों में आज जाना जाता है। साथियों, आज हमारा देश ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रहा है। इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर न केवल देश का गौरव बनाया है, बल्कि अनेक खेलों में सशक्त वैश्विक पहचान भी प्राप्त की है। पर साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो आज हम खेलों के क्षेत्र में ये परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आया है, रातों रात नहीं आया है। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों पर जो अटूट विश्वास है, उसके कारण ही ये संभव हो सका है। उन्होंने खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन ही नहीं प्रदान किए, बल्कि उन्हें सम्मान भी दिया है। आप सब देखते होंगे, जब कोई बड़ी प्रतियोगिता में हमारे देश के खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी उनको बुलाते हैं और बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, जिससे वो पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेल के मैदान में जाएं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। इसके साथ साथ अगर किसी कारण मेहनत करने के बाद भी कई बार हार और जीत हमारे हाथ से नहीं होती, अगर हमारे खिलाड़ी कभी जीत से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनकी हिम्मत को टूटने नहीं देते हैं, उनके उत्साह को कम नहीं होने देते हैं, उनके अंदर हताशा निराशा ना आए, हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। उन्होंने अनेक बार
जब हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रकार के मेडल जीते हैं तो उनको प्रोत्साहित किया है, उनका हौसला बढ़ाया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे खिलाड़ी पदक जीतते हैं तो वो केवल एक मेडल नहीं होता है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की जीत होती है जब भी हमारे खिलाड़ी मेडल जीत कर लाते हैं। साथियों, आज हमारा युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है क्योंकि उन्हें पता है देश की सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। यही कारण है कि आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में विश्व के अग्रणी देशों की कड़ी टक्कर दे रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों का 2025 में भव्य और सफल आयोजन कर उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया है। रुक करेंगे बड़ी खबर की और। लखनऊ में बता दें कि HSRP पर सख्ती शुरू हो गई है। बिना नंबर प्लेट नहीं मिलेगा POC, परिवहन विभाग का नया नियम लागू हुआ है। इसके साथ ही बता दें कि जुर्माना भी लगाया जाएगा। वाहन मालिकों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। लखनऊ में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत जिन वाहनों पर बता दें कि HSRP नहीं होगी उन्हें प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, यानी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन मालिक POC नहीं बनवा सकेंगे। इसके साथ ही नियम का उल्लंघन करने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माना भरने के बाद ही वाहन मालिक को प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य वाहनों की सुरक्षा बढ़ाना और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना बताया जा रहा है। विभाग ने सभी वाहन मालिकों से जल्द HSRP लगवाने की अपील की है। इसी पर रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? नया आदेश, नया नियम, क्या लगता है कितना बदलाव देखने को मिलेगा इस नियम से? देखिए वर्षा, अगर बात की जाए जिस तरीके से, तो आज से यानी कि 15 अप्रैल से जो HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। यानी कि 2019 में जो रजिस्ट्रेशन वाली जो गाड़ियां थी उससे अनिवार्य रूप से जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जो प्रावधान था वो शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद भी लगभग 2 करोड़ से जो अधिक वाहन है उन पर जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट थी वो नहीं लगी थी, जिसकी वजह से उनको प्रदूषण, अभी तक उनका जो प्रदूषण था वो हो रहा था। लेकिन आज से जो नया नियम है वो शुरू हुआ है। उस नए नियम के तहत जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर आपकी वाहन में नहीं लगा होगा, यदि आप दो पहिया वाहन चालक है या फिर 4 पहिया वाहन चालक है, तो अगर आपके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आपका प्रदूषण का जो रेनोवेशन है, यानी कि जो आप 4-10 साल उसको जो रिन्यूअल कराते हैं वो रिन्यूअल नहीं होगा और नए जो पंजीकरण है वो नहीं होंगे। तो खासतौर पर उस पर जो उत्तर प्रदेश का जो यातायात विभाग है या फिर परिवहन विभाग है या फिर स्वयं पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस भी इसको चेक कर सकती है और लगभग 10,000 से भी ज्यादा का चालान है वो कर सकती है। यानी कि 10,000 का POC का चालान, प्रदूषण का चालान और 5,000 रुपए का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का चालान। यानी कि अगर आप लखनऊ में है या फिर उत्तर प्रदेश के किसी कोने में है और जिस तरीके से अगर आपके वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो 5,000 रुपए का वो चालान आपको देना होगा और उसके साथ ही साथ जो प्रदूषण है उसका 10,000 का चालान देना पड़ेगा। कभी भी कोई भी पुलिसकर्मी हो, चाहे यातायात का हो, चाहे परिवहन विभाग का हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी जवान हो, वो आपकी गाड़ी को चेक कर सकता है और आपको चालान भी कर सकता है। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो वाहनों की संख्या है वो बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो नंबर प्लेट को इसीलिए अनिवार्य किया गया था कि उस पर एक बारकोड लगा हो, तो बारकोड के से आपकी जो गाड़ी की स्थिति है, क्या आपके पास उसमें POC नहीं है, क्या आपका इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, आपकी गाड़ी से पूरा विवरण देने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है
वो लाया गया था। इसी वजह से आज से जो नया नियम है वो शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं अगर सख्ती की बात की जाए तो आज से पूरे प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी जाएगी और सख्ती बढ़ाने के साथ साथ जो आज से जो चालान का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं वर्षा लंबे समय तक चलता रहेगा। और अधिकांश अगर ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो ग्रामीण अंचल में फिलहाल ये स्थिति बहुत ज्यादा है कि वहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर भी जो स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जो लगातार प्रयास है वो प्रदेश सरकार द्वारा किए जा सकते हैं। अमन, एक बड़ी चुनौती बन गई है, तो क्या लगता है कि किस तरह से इन नियमों का पालन करवाया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उल्लंघन भी देखने को मिलता है। देखिए, साफ तौर पर हर चीज के दो पहलू हैं। अगर कहीं पे उसका सख्ती से पालन किया जाता है तो कहीं ना कहीं लोग खुद से भी उससे अवेयर रहते हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जा रहे हैं उनका पूरी तरीके से पालन नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर जो पालन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पुलिस की बात की जाए या फिर यातायात विभाग की बात की जाए, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी उनको सख्ती नरमी बरती जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई हुई है और उसके बाद भी पीयूसी नहीं कराई है, तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो तेजी से यातायात विभाग और पुलिस विभाग कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी शुरुआती दौर है, जो पुलिस है फिलहाल अभी कुछ दिन के लिए जो चालान का सिलसिला है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से जब इसका एक पॉजिटिव प्रारूप देखने को मिलेगा, यानी कि 1 सप्ताह 10 दिन का जो अभियान है वो जब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सख्ती है पुलिस की वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि साफ तौर पर लगातार जब भी कोई भी नियम या कानून बनाया जाता है तो उसके लिए उसके साथ ही साथ सभी को ये हिदायत भी दी जाती है कि पहले आप लोग प्रयास करें कि लोगों को समझा करके जो नियम है उनको पूरी तरीके से बताया जाए और उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर लोग उसके बाद पालन नहीं करते तो ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की अदालत में एक और अल्फनामा दाखिल किया है। इसमें उन्होंने बता दी कि जनरल तुषार मेहता से जुड़े कुछ संबंधों पर सवाल उठाए। केजरीवाल का कहना है कि जज के दोनों बच्चे तुषार मेहता के साथ काम करते हैं और इसी कारण निष्पक्षता पर सवाल उठता है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जुड़े आबकारी नीति केस से संबंधित है। केजरीवाल ने अदालत में यह भी मांग की है कि इस मामले की सुनवाई किसी अन्य जज को सौंपी जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। मामला अब कानूनी बहस का विषय बन गया है। तो वहीं उत्तराखंड के पर्यटक क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। राज्य के टिहरी जिले में स्थित प्रसिद्ध टिहरी झील पर पहली बार बता दें कि सफल प्रशिक्षण किया गया। जिला पर्यटन अधिकारी सुबोध सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रायल उड़ान पूरी तरह से सफल रही है और इसे राज्य के पर्यटन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह उड़ान बता दें कि स्काई हॉप एविएशन द्वारा संचालित की जा रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आरएन टीवी नेशनल।